हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बनने जा रही है सीरीज। किसके लिए? क्या बोलते हैं, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। और सीरीज का नाम है कंपनी लॉ और क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 12 में चल रहा है भाई, जो कि लास्ट से सेकंड चैप्टर है। नाम आता है चैप्टर का डिविडेंड, ऑडिट और ऑडिटर्स। तो आप इस बार में इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे डिविडेंड क्या होता है और ऑडिट क्या होता है और ऑडिटर क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट से सेकंड चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे फटाफट से, ठीक है। होप आपका एग्जाम अच्छा है। तो शुरू करते हैं फटाफट से। बात आती है डिविडेंड क्या होता है और ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है। और शुरू करने से पहले वही बात, ठीक है, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं भाई कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है भाई जल्दी से कंप्लीट हो पाएगा, जितनी जल्दी हो रहा है उतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। मिनिमम क्या बोलते हैं, जो भी अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पे करके नोट्स ले लेना, आसान है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फिलहाल। हाँ, बात आती है किसकी, डिविडेंड की। तो डिविडेंड होता क्या है, जैसे आपको पता है, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स और सब्सक्राइबर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है मेंबर्स के बीच में, सब्सक्राइबर के बीच में। और कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर होते हैं। हाँ जी, विच इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम, एनुअल जनरल जो मीटिंग होती है उसके अंदर जो होता है, जितना डिक्लेयर किया गया है डिविडेंड, उतना ही डिविडेंड क्या होता है, लोगों को दिया जाता है, ठीक है, ऑफ कंपनी, ठीक है भाई। तो क्या होता है डिविडेंड? एक पार्ट होता है प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर, व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम ऑफ कंपनी। आसान है। एक किसी भी कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग के टाइम पे जितना भी प्रॉफिट आपको डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, हमारी कंपनी क्या करना चाहती है, प्रॉफिट बांटना चाहती है, तो जो प्रॉफिट बांटेंगे, जितना भी प्रॉफिट बांटा जा रहा है उसी को बोलते हैं क्या, डिविडेंड। सिंपल है भाई, बहुत आसान। मेरे को पता है भाई राइटिंग थोड़ी छोटी है, तो मैं फिर दोबारा से फोटो लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे, ठीक है। हाँ जी, तो आप आराम से देख पाओगे कि जो भी लिखा हुआ है। चलो करते हैं, बात आती है भाई लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं, ठीक है। तो लीगल प्रोविजन क्या है, डिविडेंड बांटने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? जो डिविडेंड बंटना चाहिए वो करंट प्रॉफिट में से बंटना चाहिए। डिविडेंड अगर आप बांट रहे हो तो कहां से बांट रहे हो, या तो करंट प्रॉफिट में से या फिर एनुअल रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि जितना भी आपने इस साल कमाया है पैसा उसके प्रॉफिट में से, समझाया? मतलब या तो करंट प्रॉफिट होगा, पूरा साल खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या होता है डिविडेंड बांट रहे हैं, या फिर वो प्रॉफिट होगा जो इस साल हमने पैसा कमाया ना, उसमें से जितना भी हमने अर्निंग करी है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट रहे हैं। आगे मनी बाय गवर्नमेंट, या फिर जो मनी दी है किसने, गवर्नमेंट ने, उसमें से बांटेंगे। या फिर जो रिजर्व होते हैं, पिछले साल के जनरल रिजर्व हमने बचा के रखे हैं, उसमें से भी डिविडेंड बांट सकते हैं। पिछले साल के जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से भी हम डिविडेंड बांट सकते हैं। आसान था भाई, ठीक। हाँ, तो डिविडेंड कहां से बांटा जाता है, जो भी हमारे प्रॉफिट हुआ है उसमें से, और गवर्नमेंट अगर कुछ दे रही है हमें डिविडेंड बांटने के लिए, क्या बोलते हैं, पैसा वैसा, तो उस मनी में से बांटा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो जो प्रॉफिट मतलब जो डिविडेंड है वो कैसे बांटेंगे, जो प्रॉफिट होगा, जितना हमने डिक्लेयर किया कि इतना डिविडेंड देंगे, ठीक है, उतना ही पहले जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे, रिजर्व में। प्रॉफिट में से पैसा निकाल के कहां पे ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में, और फिर वो रिजर्व बांटेंगे क्या, डिविडेंड के तौर पे। आसान है। सॉरी भाई, नॉइस आ रही है अगर बाहर से, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो जितना भी डिविडेंड में पैसा आया, मतलब सॉरी, जितना भी प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, कंपनी जितना भी डिविडेंड देना चाहती है उसके लिए पैसा अलग करेगी पहले, और उसे रख लेगी किसकी तरह, प्रॉफिट की तरह। आसान है। हाँ जी, रिजर्व बना के अपने पास रख लेगी, और फिर वो जो रिजर्व बनाया है उसको बांटेगी क्या, डिविडेंड के तौर पर आम जनता को, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। और जो रिजर्व रखा जाएगा वो क्या चीज, जनरल रिजर्व रखा जाएगा। और हमेशा जो प्रॉफिट है, मतलब जो डिविडेंड है, वो किस में से बटेगा, जनरल रिजर्व में से। कभी भी कैपिटल में से जनरल रिजर्व, मतलब कि जो डिविडेंड है वो कभी भी कैपिटल में से नहीं दिया जाएगा, किस में से दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में से। और कोई रिजर्व है तो उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं, कैपिटल में से वो डिविडेंड नहीं दे सकते। शुरू करते हैं। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, और जो डिविडेंड होगा वो किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। जो भी शेयर होल्डर रजिस्टर्ड होगा, यानी जो भी क्या बोलते हैं उस डेट तक, एक्स डेट से पहले जिसने भी बोले रखी होगी हमारी, क्या बोलते हैं शेयर होल्डर होल्ड करके बैठा होगा, उसको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। और डिविडेंड उस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो भी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर जिसको भी डिविडेंड देना है वो कंपनी दे दो, आगे छुट्टी करेगी। यानी जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड की एक्स डेट डिसाइड हुई थी, वहां से लेके 30 दिन के अंदर कंपनी को डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उनके अकाउंट में पहुंचाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। अगली बात आती है भाई डायरेक्टर। सुनिए ध्यान से, अगर कोई डिले हुआ, कोई लेट हुआ, या फिर मान लो हम पेमेंट नहीं कर पाए, तो जितने दिन हम लेट होंगे ना, पर डे के हिसाब से डायरेक्टर को 1000 रुपए का फाइन लगेगा। जितने दिन कंपनी लेट होगी डिविडेंड देने में, डिक्लेयर करने में, हर दिन के हिसाब से कितना फाइन लगेगा, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है भाई। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, फाइन तो अलग है, और 2 साल की भाई जेल, 2 साल की क्या हो सकती है, जेल, कोई दिक्कत नहीं, या फिर बोथ,
आगे चलते हैं। और कंपनी को क्या चला गया, अगर मान लो कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम डिविडेंड देंगे और कंपनी डिविडेंड देने से मुकर जाती है, फिर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा भाई, कंपनी को जो डिविडेंड जितना लेट करेगी कंपनी, समझ में, मुकर जाएगी तो अलग केस लगेगा, आगे पढ़ूंगा। लेकिन भाई अगर क्या बोलते हैं कंपनी डिविडेंड नहीं, वो तो अनक्लेम वाला है, ठीक है, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है या फिर जितना लेट कर रही है, क्योंकि पहले से डिविडेंड का पैसा कहां पे ट्रांसफर हो चुका है, रिजर्व के अंदर, तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी कंपनी अगर नहीं दे पा रही है, 30 दिन से ज्यादा लेट हो रहा है कंपनी को डिविडेंड देने में, क्योंकि डिविडेंड 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पहुंचना चाहिए, अगर 30 दिन से ज्यादा लेट आ रहा है तो फिर कंपनी जो डिविडेंड देगी वो 18% इंटरेस्ट के साथ पे करेगी, डिविडेंड का अमाउंट प्लस में 18% इंटरेस्ट का अमाउंट, वो भी। अच्छा, बात आती है अगला इंटरिम डिविडेंड। आपको पता होगा दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक तो होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। आसान है, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, बाकी की इनकी बाद में बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। हाँ जी, पहला होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, कंपनी ने पूरा साल काम किया, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, कई बार कंपनी को लगता है कि साल के बीच में ही हमने कुछ ज्यादा ही पैसा कमा लिया है, तो हमारे को इतना प्रॉफिट हो गया कि कंपनी खुश होकर ही डिविडेंड बांट रही है अपने डिबेंचर मतलब शेयर होल्डर्स को, ठीक है। हाँ जी, तो उस टाइम पे जो डिविडेंड देती है कंपनी, यानी कि प्रॉफिट जो के बीच में, मतलब पूरे साल के बीच में जब कंपनी डिविडेंड तौर पे दे रही है पैसा, तो उस टाइम पे जो डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। आसान है, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड के केस में जो ऊपर पूरे रेगुलेशन लागू हैं कि हमें पहले प्रॉफिट का पे ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व में, और वो भी किसी अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है। हाँ जी, फिर उसके बाद डिविडेंड का पैसा दिया जाएगा, लोगों तक मिलना चाहिए, 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए। ये सारे नियम कानून यहाँ पे भी लागू होते हैं, आसान। लेकिन एक चीज और, इसका जो पैसा है वो 5 दिन के अंदर कहां पे ट्रांसफर करना चाहिए आपको, सेपरेट बैंक अकाउंट में। जब भी आपने डिक्लेयर किया हम जी इंटरिम डिविडेंड देने जा रहे हैं, तभी से लेके 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा के उसके अंदर वो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिविडेंड का पैसा, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, बात आते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसने डिविडेंड क्लेम ही ना किया हो, जैसे मान लो मैंने डिविडेंड मतलब मैंने शेयर ले रखे हैं, लेकिन मेरे पास जो शेयर है ना वो क्या बोलते हैं डिजिटल फॉर्म में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी भी जो वो शेयर हैं वो कौन से फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, मतलब पुराने जमाने से रखे उन्होंने डिविडेंड, मतलब जो शेयर है वो पुराने जमाने के रखे उन्होंने, अभी तक उसको क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा अटक रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या हो गया आज, कुछ गरम गरम खा लिया इस वजह से जवान जल गई। तो फिलहाल अगर भाई जो हमने क्या बोलते हैं डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर किया है उसको मांगने वाला कोई ना हो सामने से, पुराने जमाने के पास किसी के पास शेयर पड़े हो पुराने जमाने से लेके, ठीक है, तो फिर वो डिविडेंड कैसे मांगेगा, समझिए ध्यान से। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया डिविडेंड तो हम उसका पैसा 7 दिन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में। आसान है। और किस नाम से, अनक्लेम्ड डिविडेंड के नाम से, समझ में आया, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के नाम से किसी सेपरेट बैंक अकाउंट को खुलवाया जाएगा, कोई अलग से बैंक अकाउंट खोल देंगे उस किस नाम से, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के नाम से, और उसमें पैसा ट्रांसफर कर देंगे 7 दिन के अंदर। अगर किसी ने पैसा यहाँ पे 30 दिन के अंदर नहीं मांगा या फिर उस तक पहुंचाया नहीं हमने, मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया, और उसके बाद ये जानकारी कि हमने ये पैसा इस बैंक अकाउंट में रख दिया है, अगर कोई क्लेम करना चाहता है तो क्लेम कर सकता है अभी भी, समझ में आया। ये जानकारी आपको किसको देनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अपनी कंपनी की वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी कि अगर कोई क्लेम करना चाहता है, जो क्या बोलता है मेरे को डिविडेंड नहीं मिला, तो वो आके क्लेम कर सकता है, हम अभी भी उस बैंक अकाउंट में से निकाल के पैसा आपको दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर कंपनी ने बैंक में पैसा नहीं डाला तो उसमें पेनल्टी लगेगी, कितने परसेंट की, 12% के हिसाब से उसे क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, जितना दिन वो बैंक में ट्रांसफर करने में क्या हो रही है, लेट हो रही है। आगे चलते हैं, अगली बात आती है भाई आफ्टर 7 ईयर। और अगर मान लो उन्होंने पैसा डाल दिया बैंक में, अगर पैसा उन्होंने डाल दिया बैंक में और कोई बंदा क्लेम करने नहीं आया, तो उस पैसे का करेंगे क्या भाई, जो पैसा कंपनी ने डिविडेंड, मतलब डिविडेंड जिसने मांगा था उस कंपनी ने डिविडेंड अलाउ किया तो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, जिसने मांगा उसको डिविडेंड मिल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया, और जिसने क्लेम नहीं किया हमने उसका पैसा कहां पे डाल दिया, 7 दिन के अंदर डिविडेंड में, मतलब कि क्या बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के अंदर सेपरेट बैंक खुलवा के, ठीक है। अगर वहां पे क्या बोलते हैं हमने पैसा डाल दिया और फिर भी कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो क्या किया जाए, तो 7 साल तक उसको पैसे को वहीं पे रखा जाएगा, और 7 साल बाद फिर भी कोई क्लेम नहीं करता तो उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन अकाउंट में। कहां पे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन अकाउंट में, और उस पैसे को यूज किया जाएगा, इस अकाउंट का यूज किया जाएगा किसके लिए, इन्वेस्टर की एजुकेशन और उनकी प्रोटेक्शन के लिए। आसान भाई। हाँ जी, सिक्योरिटी के लिए, मतलब कंपनी के डिविडेंड के तौर पे उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। हाँ जी, कंपनी अगर मान लो इसमें कोई फॉल्ट होता है, यानी कि अगर मान लो इसमें कोई फॉल्ट होता है, यानी मान लो कोई ऐसा है इंसान है या फिर जो ऐसा मेंबर है कंपनी का जिसने वो पैसा निकाल के 7 साल तक उसी में पड़ा होना चाहिए, मतलब जो जिसने क्लेम नहीं किया उसका पैसा वहीं पे होना चाहिए।
हाँ, उन्होंने अगर पैसा निकाल के अपने लिए यूज कर लिया या फिर कंपनी के लिए यूज कर लिया तो फाइन लगेगा। किस पे? कंपनी पे 5 लाख तक का। और जो डायरेक्टर है जिसने जिस चीज को ये बात पता थी जिसको इसके बारे में, फ्रॉड के बारे में, ठीक है, उस पे 1 साल से मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख तक का क्या लगता है? फाइन लगता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, यानी कि जिसने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे को पता है अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? इस अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। हाँ जी, और मैं सोच रहा हूँ कोई तो क्लेम करेगा नहीं, तो मैं पैसा निकाल के यूज कर लेता हूँ, बाद में प्रॉफिट कमा के कहाँ पे रख दूंगा? कंपनी में रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे को पता है और मैंने 2-3 बंदों को और बता रखा है, तो कंपनी पे फाइन लगेगा 5 लाख का, और जितने भी डायरेक्टर हैं उन पे 5 लगेगा, फाइन लगेगा 1 लाख से लेके 5 लाख तक का। आसान था भाई, ठीक है। चालू करते हैं। बात आती है ऑडिट और ऑडिटर। भाई डिविडेंड का टॉपिक खत्म हो गया और इसके आगे डिविडेंड का कुछ नहीं है। अब सीधा बात करेंगे ऑडिट और ऑडिटर की। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट एक सिस्टमैटिक रिव्यू होता है ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंपनी अंडर नॉन वेदर द कंपनी इज प्रोवाइडिंग ट्रू फेयर व्यू और फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू शेयर होल्डर्स। यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट होती है, ऑडिट क्या होता है? एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें सारी की सारी बातें लिखी होती हैं कि जो कंपनी है वो सही तरीके से जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है अपनी शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें लिखा होता है सारी बातें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीजें जो लिखी हुई है सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सही है या नहीं है। समझ में आया? यानी कि एक ऐसा तरीका जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं डिटेल आई है कंपनी की, वो सारी की सारी क्या है, बिल्कुल पूरे तरीके से ट्रू है, ठीक है भाई। हाँ जी, और ये जो चेक करने का काम करता है वो करता है भाई ऑडिटर। कौन करता है? ऑडिटर भी गलती कर रहा हूं, वो करता है सीए। सीधी बात इतनी सी। तो ऑडिटर कौन होता है? सीए। तो ऑडिटर कौन बन सकता है? ओनली सीए, ठीक है भाई। हाँ जी, इतनी ज्यादा पावर है सीए के पास। तो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सीए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीए। इसलिए कहते हैं सर सीए बनो, यार पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस नहीं, सीए बनो। क्योंकि आईएएस क्या है, पूरे देश के अंदर केवल 1000 जॉब है आईएएस की। पूरे देश के अंदर मुश्किल से साल में कितनी निकलती है? 1000 से तो 5000 निकलेंगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, माना अच्छी लेवल की जॉब है, लेकिन पैसा तो नहीं है ना भाई। समझ में आया? हाँ जी, हर किसी का मोटिव क्या होता है? अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बंगला हो, अच्छा पैसा हो उसके पास। हाँ, वो अलग बात है भाई, कुछ लोगों के पास देशभक्ति होती है, रिस्पेक्ट होती है भाई। अगर आप वो कमाना चाहते हो तो बहुत अच्छी, लेकिन सर मेरी सोच नहीं है वैसा। हम चाहते हैं पैसा कमाना, क्योंकि पैसा होगा तो हम समाज सेवा कर सकते हैं। देशभक्ति होगी तो फिर भाई समाज सेवा भी करने में ऐसा हो जाए भाई क्या बोलते हैं, पैसा ही नहीं है, समाज सेवा भी क्या करें, ठीक है ना। मेरे पास लाखों करोड़ रुपए होंगे तो मैं सोच सकता हूँ हाँ भाई मैं दान दूं, ठीक है, या फिर कोई समाज सेवा करूं। मेरे पास पैसा ही नहीं है तो फिर मैं क्या सोचूंगा, पहले अपना पेट तो भर लूं तब जाके तो समाज सेवा कर लूं। वही कहते हैं ना भाई, आग में क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड, या एग्जांपल भी याद नहीं आता, कहीं पे आग लगी हो और आग बुझाने जा रहे हो तो पहले खुद को सूट पहनना पड़ता है दूसरों को बचाने से पहले, ठीक है। तो पहले खुद तैयार होते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को तैयार करेंगे बचाने के लिए। वही बात है भाई, क्या कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, भटकते नहीं है भाई, क्योंकि क्या बोलते हैं पहली बार हो गया भटक गया, वरना पहले जल्दी से नहीं भटकता था। ठीक है, चालू करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सीए होती है भाई, वो सीए होना जरूरी है, ठीक है। ऑडिटर जो भी होगा वो क्या बनना चाहिए? सीए। जैसे क्या बोलते हैं जितनी भी कंपनियां हैं पूरे देश में, उनको क्या करना पड़ेगा? सबको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और ऑडिट किससे करवाएंगे? हमेशा सीए से। तो उसकी जॉब कभी भी जाने वाली नहीं है, आप हमेशा पैसा कमाओगे, ठीक है भाई। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कोई भी इंसान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है सीए मतलब ऑडिटर बनने से। ऑडिटर कौन बनता है? सीए। और सीए भी क्या हो सकता है? डिस्क्वालीफाई किया भाई तू सीए, लेकिन फिर भी हम तेरे को अपनी कंपनी का ऑडिटर नहीं बना सकते। ऐसी कौन सी कंडीशन है? देखो कोई आम इंसान है तो वो तो मतलब सीए बनेगा ही नहीं, पहले तो वो डिस्क्वालीफाई पहले से ही है क्योंकि वो सीए है ही नहीं। तो ऑडिटर कौन बन सकता है? जो सीए हो। और सीए भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यानी हर सीए को बना देंगे क्या बोलते हैं कंपनी का ऑडिटर, सीए भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो कौन कौन से सीए ऐसे हैं जो हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं करेंगे? तो पहला, अगर कोई सीए की कंपनी है, सीए की कोई कंपनी है तो वो ऑडिटर नहीं बनेगी। दूसरा, कोई ऑफिसर है या फिर कोई मैनेजर है, यानी हमारी कंपनी का ही कोई सीए है या फिर कोई ऑफिसर है या फिर कोई मैनेजर है हमारी कंपनी का, और मैं चाहता हूं अपनी कंपनी का ऑडिट किससे करवा लूं? अपने ही सीए से, तो क्या वो कर देगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी कंपनी का सीए, हमारी कंपनी का ऑफिसर, कोई सीए है, मैनेजर कोई सीए है, तो क्या वो ऑडिट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो चाहेगा ही, जितना ज्यादा हमको क्या बोलते हैं बचाएगा वो, उतनी ज्यादा उसको सैलरी मिलेगी, और जितना ज्यादा उससे सैलरी मिलेगी उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से वो धोखाधड़ी कर सकता है। तो जो ऑडिटर है वो कोई अलग ही सीए होना चाहिए, मतलब कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए दूर दूर तक भी। समझ में आया? हाँ जी, आगे चलते हैं। एक पर्सन जिसका इंटरेस्ट कंपनी के साथ बिल्कुल भी ना हो। आसान है। एक पर्सन जो अलग हो कंपनी से,
ठीक है भाई, कंपनी के साथ कोई इंटरेस्ट ना हो। ये भी ना हो कि भाई जैसे कोई इंसान है, उसकी वाइफ ने किसी कंपनी के क्या बोलते 10-20 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो इंसान भी सीए नहीं, मतलब कि ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि फिर वो धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी वाइफ ने ले रखे हैं ना भाई शेयर उस कंपनी के। तो इस वजह से ऐसा भी इंसान नहीं हो सकता, मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी के साथ। आगे चलते हैं, अगर ऐसा पाया गया तो 5 लाख तक। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर क्या बोलते हैं किसी इंसान ने, किसी सीए ने लोन दे रखा है किसी कंपनी को 5 लाख तक का, या फिर गारंटी दे रखी है किसी कंपनी को 1 लाख तक की, तब भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता उस कंपनी का। क्यों? अगर कंपनी ने, मतलब किसी मैनेजर ने या फिर किसी सीए ने लोन दे रखा है कंपनी को 5 लाख तक का, तो वो तो दिखाएगा कंपनी यार मेरे को लोन चुका नहीं पा रही, तो वो दिखा देगा भाई कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है, तो बैंक वाले ना इसको फटाफट से लोन दे दो। सिंपल बात है। तो बैंक वाले उसके साइन पे क्या कर देंगे, उनको लोन दे देंगे, किसको? कंपनी को। और कंपनी सीए को सारा पैसा चुका देगी। तो सीए अपने फायदे के लिए उस फ्रॉड वाली कंपनी को बैंक से लोन दिवा रहा है, जो कि 10-20 करोड़ का लोन लेगी, खाली 5 लाख रुपए चुका के ट्रका करा, क्योंकि उसको तो पैसे मिल गए सीए को अपने 5 लाख रुपए, ठीक है, और कंपनी ने भी कमा लिए, मगर बैंक वाले तो डूब जाएंगे ना भाई। हाँ जी, आम जनता तो डूब जाएगी। तो इस वजह से अगर किसी सीए का इंटरेस्ट दिखाई देता है कि इस कंपनी में दूर दूर से कोई नाता है, तो वो कभी भी उस कंपनी का वो नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता भाई? ऑडिटर नहीं बन सकता। तो बस ये ना याद रख लो, सीए का कंपनी से दूर दूर का नाता भी नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑडिटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आगे चले, ठीक है भाई। अगली बात आती है 20 कंपनी। कोई सीए जो है अगर वो 20 कंपनी से ज्यादा हैंडल करने की सोचता है, तो नहीं, मैक्सिमम 20 कंपनी ही ले सकता है। तो कुछ लोग होते हैं भाई, बोलते हैं भाई मैं सीए हूं तो मैं बहुत सारी कंपनी का ऑडिट करता हूं, जितनी मर्जी चाहे इस कंपनी का सीए जो है वो ऑडिट करता है, बिना मेरे साइन के ऑडिटर नहीं होगा। सर ऐसी बात भी नहीं है। 20 कंपनी से ज्यादा क्या बोलते हैं जो ऑडिटर है, मतलब कि 20 कंपनी जो है उतने तक का ही आप क्या बोलते हैं ऑडिट करते हो, उससे ज्यादा का ऑडिट कर भी नहीं सकते। समझ में? तो एक कोई ऐसा नहीं है क्योंकि देश में एक सीए तो फिर वो सारी देश की कंपनियों का ऑडिट कर देगा, बहुत सारा पैसा कमा देगा। नहीं जी, ऐसे ही नहीं है, नॉर्मल ही है। मतलब 20 कंपनी का ऑडिट करेगा, उससे ज्यादा कंपनी का ऑडिट वो कर भी नहीं सकता। समझ में? हाँ जी, इनवैल्यूएबल फिर। आगे चलते हैं, बात आती है भाई हाँ जी फ्रॉड। अगर कोई कंपनी, मतलब सीए ने किसी ने फ्रॉड किया है, ठीक है, तो वो किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कब तक? 10 साल तक। अगर किसी कंपनी ने, मतलब किसी सीए ने फ्रॉड कर रखा है, तो वो 10 साल तक किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये सारी कंडीशंस हैं, इनको अगर फुलफिल करोगे तभी आप सीए के, मतलब किसी कंपनी का ऑडिटर बन पाओगे। मतलब कि अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कभी भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाओगे। हाँ, फ्रॉड के बाद 10 साल के बाद आप क्या बन सकते हो? दोबारा सीए बन सकते हो, क्योंकि आपको मौका दिया जाएगा दोबारा, लेकिन 10 साल से पहले नहीं। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है और कहां से करता है? ठीक है भाई, वो सीखते हैं फटाफट से किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है ऑडिटर की। तो कंपनी अपॉइंट करती है किसको? ऑडिटर को। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, एजीएम जो होती है उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा किसको? ऑडिटर को। और ऑडिटर क्या क्या कर सकता है भाई? कंसेंट ऑफ, मतलब किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। पहली चीज, जो सीए है जो कि ऑडिटर बनने वाला है कंपनी का, उसको एक कंसेंट लिख के देनी पड़ेगी, हाँ जी मैं इस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए तैयार हूं। और फिर अपनी दिखानी पड़ेगी क्वालिफिकेशन कि हाँ जी लो जी मैंने सीए कर रखी है और मैंने पिछले कंपनियों में फ्रॉड भी नहीं किया है और मैं पहले किसी कंपनी में इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूं इस कंपनी में किसी भी तरीके से। ठीक है, हाँ जी। और ये बात हमको भेजनी पड़ेगी किसको? आरओसी को। वो भी कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। ठीक है भाई, हाँ जी। और एक, अच्छा जो ये बात, मतलब बस इस तरीके से वो सीए क्या बन जाएगा? ऑडिटर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 से लेके 6 एजीएम इन ऑफिस। मतलब क्या है इसका समझिए, कोई जो ऑडिटर, मतलब जो सीए है वो किसी कंपनी में काम कर सकता है। ठीक है, मतलब जो मान लो कोई कंपनी नई खोली और वो फर्स्ट ऑडिटर बना उस कंपनी का, पहला ऑडिटर कौन बना? एक सीए बना उस कंपनी का, तो वो 6 साल तक उस कंपनी में टिक के, मतलब कि उस कंपनी का क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो रोटेशन की बात आती है, वहां पे किसकी बात आती है? रोटेशन की। मतलब कि मान लो अब उस सीए को हटाने की बात आ गई कि वो सीए हटेगा और अब क्या बोलते हैं कोई नया सीए आएगा। हाँ जी, तो जो सीए हटने का टाइम है ना, मतलब पहले साल के बाद, मतलब पहली बार जब वो ऑडिटर बना था उसके बाद अगर कोई दूसरी बार तीसरी बार सीए ऑडिटर करने के लिए आता है, ऑडिट करने के लिए आता है, तो उसके बाद 5 साल का टाइम होगा। मतलब हर 5 साल बाद सीए को हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। भाई तू सीए है, चलो भाई निकल जाओ, आप मिल गए 5 साल यहाँ पे पूरे हो गए। अब आपको किसी और कंपनी में जाके क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करना पड़ेगा, कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। आसान है ऑडिट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यानी एक सीए किसी कंपनी के साथ केवल कितने साल का तरीका रख सकता है? मतलब 5 साल का, 5 साल तक ऑडिट कर सकता है, उसके बाद वो ऑडिट नहीं करेगा। इसी वजह से सर कई बार क्या होती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, जितना पुराना होता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी सैलरी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा मेरे को नॉलेज होती जाएगी कंपनी के बारे में। लेकिन सीए के केस में ऐसा नहीं है भाई, जितनी ज्यादा पुराना चलते हैं कंपनी से रिलेशन होता जाएगा, तो ये माना जाता है कि जो सीए है वो कंपनी के साथ मिल गया है, यानी कि कंपनी के साथ जो उसके थॉट्स हैं वो मिल गए हैं, किसी ना किसी तरीके से जुड़ गया होगा कंपनी से, इसलिए वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हर 5 साल में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपना सीए चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो
कोई गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर उसको 180 दिन का टाइम दिया जाता है सीए लाने के लिए या फिर क्या बोलते हैं ऑडिटर लाने के लिए, और अगर कोई दूसरी कंपनी है तो उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कोई ऑडिटर लाने के लिए। आगे चले, बात आती है भाई ऑडिटर का रोटेशन। क्या बात आती है? ऑडिटर का रोटेशन। ऑडिटर को कैसे घुमाया जाएगा समझिए। किसी कंपनी में एक कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है, कौन सा? इंडिविजुअल ऑडिटर है, तो वो किसी कंपनी में केवल 5 साल तक काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई फर्म है जो ऑडिट करती है किसी कंपनी की, तो वो 10 साल के लिए ही काम कर सकती है किसी कंपनी के साथ, वरना उससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। और वो भी 10 साल ऐसे भी नहीं, मान लो कोई फर्म है जिसके पास 4 सीए काम करते हैं, तो कम 1 2 3 4, तो और एक कंपनी आई है ऑडिट करवाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि फर्म बोलेगी हाँ जी पहले 5 साल इससे काम करवा लो, दूसरे 5 साल इससे, तीसरे 5 साल इससे और अगले 5 साल इससे। मतलब ये तो 5-5 साल तो काम कर सकते हैं, लेकिन केवल 10 साल ही कोई फर्म काम कर सकती है किसी का, मतलब कि कंपनी का। यानी कि अगले 10 साल बाद कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी को पकड़ना पड़ेगा, फर्म को इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी को पकड़ना पड़ेगा। 10 साल के बाद ये फर्म इस कंपनी को छोड़ देगी। आसान है? हाँ जी। बेसिक से इसके पास कितने सीए हो, कितना कुछ करते हो, इसको इस कंपनी को छोड़ के किसी और का ऑडिट करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी। केवल एक जो ऑडिटर है जो सीए है वो 5 साल ही इसके पास काम करेगा, और फर्म है तो वो कितने साल काम करेगी? 10 साल। आगे चलते हैं। अगर कोई मतलब जो करंट सीए होगा, जो इस साल का सीए होगा, जो नया नया सीए बनाया ताजा, वो प्रीवियस सीए से कोई भी कांटेक्ट ना रखता हो। आसान है? प्रीवियस सीए जो पुराना सीए होगा और नए सीए का कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो जो पुराना सीए था, मान लो मैं और मेरा भाई दोनों सीए हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा भाई एक कंपनी का क्या बन गया? ऑडिटर बन गया, तो उसको कंपनी के बारे में सारे पता है, सारी बातें पता है, ठीक है। तो उसने क्या बोलते हैं शेयर वेयर खरीद लिया किसी भी चीज तरीके से, और मैंने कंपनी का ऑडिट करके अच्छा दिखा दिया कंपनी अच्छी है, तो इस तरीके से हम फ्रॉड कर रहे हैं। एक तो हम भाई हैं, तो इस वजह से, और वो मेरे भाई ने शेयर खरीद रखे हैं किसके? उस कंपनी के, तो हम वैसे भी ऑडिट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, अगर मान लो भाई भी नहीं होते, कोई बहुत दूर का होता, लेकिन फिर भी सीए तो है, तो इसलिए से जो पुराना सीए है और नया सीए एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। रीअपॉइंटमेंट। अगर मान लो किसी सीए को निकाला जाता है, किसी सीए को हटाया जाता है, तो तुरंत ही आपको क्या लगाना पड़ेगा? वहां पे कोई नया सीए, कोई दूसरा सीए लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं भाई, बात आती है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर को हटाया कैसे जा सकता है? किसी सीए को ऑडिटर की पोजीशन से कैसे हटाया जा सकते हैं? तो पहला आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और अप्रूव करवाना पड़ेगा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि हम इसको हटा रहे हैं यहां से सीए की पद से। उसके बाद दूसरा तरीका है, जो सीए है वो खुद रिजाइन दे सकता है, ठीक है। किसको? आरओसी को, और गवर्नमेंट को बताएगा कि मैं रिजाइन क्यों दे रहा हूं, उसका रीजन, वो भी कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। सीए रिजाइन दे रहा है और वो भी गवर्नमेंट को और आरओसी को बताएगा 30 दिन के अंदर मैं क्या बोलते हैं मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूं इस कंपनी से, ठीक है। हाँ जी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी हटा सकती है और सीए खुद भी रिजाइन दे सकता है। आगे चलते हैं। अगर मान लो कोई धोखाधड़ी पाई गई, किसी सीए ने कोई धोखाधड़ी करी है किसी भी कंपनी में, तो उस टाइम पे 50,000 रुपए तक का फाइन, और जितने देर मतलब कि जितने दिनों तक एक्स्ट्रा वो करता है, धोखाधड़ी बढ़ाते जाता है, तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से और 5 लाख तक का उसका फाइन बढ़ सकता है। यानी 50,000 से चालू होगा और 5 लाख तक का उसका फाइन जा सकता है, अगर पाया गया कि वो धोखाधड़ी कर रहा है किसी कंपनी के साथ। आगे चले, बात आती है ऑडिटर रिपोर्ट। अब ये ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है? मैंने बताया ना भाई, सीए जो होता है वो ऑडिटर होता है, और ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट मतलब ऑडिट करता है और एक ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। हाँ जी। तो ये ऑडिटर रिपोर्ट होती क्या है? ऑडिटर रिपोर्ट बस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अदर डॉक्यूमेंट, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लिखी होती हैं, और उसमें ये भी लिखा होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिल्कुल प्रॉपर है, अच्छे तरीके से हुई हैं, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, जितने भी रजिस्टर हैं वो सीए क्या करेगा? उस ट्रांजैक्शन के जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन करके अपने पास रखेगा, क्योंकि उसने उस कंपनी का क्या किया है? ऑडिट कर दिया है। आसान है? हाँ जी। और जितनी भी बातें हैं वो मरवा सकता है कंपनी से, वो सब पढ़ेंगे राइट्स में जब राइट्स आएंगे उसके आगे। उसके बाद भाई चेक करना। सीए का काम क्या होता है? चेक करना कि भाई सारी डिटेल क्या है, सही है या फिर गलत है। आगे चले भाई, साइनिंग ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स साइन करना, क्या चीज? साइनिंग ऑफ रिपोर्ट्स। जो भी ऑडिटर रिपोर्ट आई है, यानी कि जो भी ऑडिटर रिपोर्ट आई है उस पर साइन कौन करेगा, उसकी बात आती है। कोई इंडिविजुअल है अगर सीए तो वो साइन कर सकता है, अगर कोई फर्म है तो उस सीए को साइन करना ही करना पड़ेगा, उसके साथ काम करने वाले जितने सीए हैं उनको भी साइन करना पड़ेगा कि मेरे दो सीए ने जो काम किया है वो बिल्कुल परफेक्ट किया है। आसान? ठीक। साइनिंग ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट उसने तैयार करी है उस पर साइन किसको करना पड़ेगा? अगर कोई इंडिविजुअल सीए है तो साइन कर देगा, ठीक है, चल जाएगा उतना, ठीक है। अगर कोई फर्म है तो फर्म में जो सीए है उसको साइन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ काम करने वाले जितने सीए हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा? उस पर साइन करना पड़ेगा, पूरी फर्म में हर सीए को, ठीक है। जरूरी नहीं हर सीए को, उसके दोस्तों को भी। बात आती है पावर ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के पास पावर क्या है? ये जो सीए है जो उस फर्म का ऑडिटर बना हुआ है,
ठीक है, कंपनी का ऑडिटर बना हुआ है, तो उसके पास पावर क्या है, तो ऑडिटर के पास पावर है वो ऑल बुक्स को चेक कर सकता है, जितनी भी बुक्स हैं कंपनी की, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं वो सारी वो चेक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे देख करना है ना भाई, सारी रिपोर्ट अच्छी तैयार करके देनी है ताकि शेयर होल्डर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी, अगर सीए को लगता है कोई दिक्कत है या फिर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो फिर वो इंक्वायरी कर सकता है, पूछ सकता है। होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, किसी की मतलब सारी जानकारी जितनी भी है कंपनी होगी वो किसके पास पहुंचनी चाहिए, सीए के पास। कोई भी जानकारी छुपनी नहीं चाहिए सीए से, सीए जितना चाहे उतना क्या बोलते हैं जानकारी ले सकता है, जिसको चाहे उसको बुलाता है, मैनेजर को चाहे मैनेजर को बुलाता है, डायरेक्टर को चाहे डायरेक्टर को बुलाता है, उससे ट्रांजेक्शन पूछ सकता है, क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, कब ट्रांजेक्शन, मतलब सारी रिपोर्ट ले सकता है कौन, ऑडिटर, मतलब जो ऑडिटर होगा कंपनी का वो ले सकता है, ठीक है, चेक करने के लिए। उसके बाद ऑडिटर स्टैंडर्ड रिपोर्ट, अच्छा जो ऑडिटर होगा वो काम करेगा किसके हिसाब से, ऑडिट स्टैंडर्ड रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे कंपनी काम करती है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, वैसे ऑडिटर काम करेगा ऑडिटर मतलब ऑडिट स्टैंडर्ड रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड पकड़ा गया कि ऑडिटर ने कोई फ्रॉड किया, सीए ने कोई फ्रॉड किया, तो उस टाइम पे 1 लाख से लेके 25 लाख तक का उस पे क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है। आसान था भाई। यहाँ पे खत्म होता है आपका डिविडेंड, ऑडिट और ऑडिटर रिपोर्ट। भाई सुबह से मैं वीडियो बनाते बनाते सर दर्द हो गया है, ठीक है, क्योंकि आज में 3 वीडियो बनी है और एक वीडियो बनाने में लगभग 3 के आसपास का घंटा लगता है मेरे को एक वीडियो बनाने में, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत मेहनत हो गई है सर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक पक्का कर देना, और क्या बोलते हैं थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी सी, मोटिवेशन मिल जाएगा कि भाई जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, और डिस्क्रिप्शन में मेरे को मेरा चैनल मिल जाएगा विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो उस चैनल को, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज करना, क्योंकि भाई मेरे को मुश्किल लगता है क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो आ पाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी कर लूँ फिर भी लेट हो ही जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो नोट्स परचेज कर लेना, उसके अंदर आपको लास्ट चैप्टर मिल ही जाएगा, या फिर आप कोई और यूट्यूब चैनल देख सकते हो, मेरे को अभी ध्यान नहीं है कोई सा कौन सा है या फिर कौन सा रिकमेंड करूँ, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। हाँ जी, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी बन सकती है उतनी जल्दी बनाऊं। बाकी आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।